Hello, Namaste dear students. Today we are going to discuss class 11 chemistry chapter number 9 hydrogen NCERT exercise question. So let's start. The question number 1 is justify the position of hydrogen in the periodic table on the basis of its electronic configuration. तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोगों को समझ लेना है. क्वेश्चन हमारा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पर हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में. Hydrogen has been placed at the top of the alkali metal in the group, but it is not a member of that group. Its position is not justified properly because of its electronic configuration as 1s1. It can be placed with the alkali metal because it has similar configuration as alkali metals. However, it can also be placed along with the halogen in group number 17, since just like the halogen, it can acquire inert gas configuration by accepting one electron. तो जैसे आपको बताया गया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर अगर हम बात करें तो इनको जो है ग्रुप नंबर 1 मतलब अल्कली मेटल्स के साथ प्लेस कर दिया गया है. लेकिन प्रॉपर्टीज की बात करें तो मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को छोड़कर बाकी कोई भी प्रॉपर्टीज इसका अल्कली मेटल्स के साथ नहीं मिलता है. लेकिन अगर हम इसको ग्रुप नंबर 17 में रखें तो ग्रुप नंबर 17 का जिस तरह से प्रॉपर्टी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को गेन कर लेता है, तो उस तरह से इसको ग्रुप नंबर 17 में रखना चाहिए. लेकिन अगर फिर हम बात करें तो बाकी कोई भी प्रॉपर्टीज जो हैलोजेंस की होनी चाहिए, एक दो प्रॉपर्टीज को छोड़ के बाकी नहीं मैच करती. तो इसीलिए जनरल सिर्फ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पर इसको ग्रुप नंबर 1 टॉप में रखा गया. चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. राइट द नेम्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ दिस आइसोटोप्स. अब आपको पहले तो तीनों के तीनों आइसोटोप्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से. तो हम लोग जैसे जानते हैं प्रोटियम, डिट्रियम और टिट्रियम. यस, 1h1, 1h2 और 1h3. डिट्रियम को डी से डिनोट किया जाता है और डिट्रियम को टी से डिनोट किया जाता है. अगर इनके मास रेशियो की बात करेंगे तो प्रोटियम का 1h1 होता है, डिट्रियम का 1h2 और टिट्रियम का 1h3. तो 1:2:3 इसका मास रेशियो हो जाएगी. चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है why does hydrogen occur in diatomic form rather than in monoatomic form under the normal conditions. Very nice question. ये कह रहा है कि diatomic form में हाइड्रोजन क्यों एग्जिस्ट करता है. In diatomic form the case shell of hydrogen is complete and so it is quite stable. तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपने स्टेबिलिटी को गेन करके अगर स्टेबिलिटी मिल जाता है तो उस फॉर्म में वो जनरली एग्जिस्ट करता है. तो अगर हम मतलब उस डायटॉमिक हाइड्रोजन की बात करें 1s2, 1s1 और 1s1 को दोनों को मिला दोगे तो 1s2 बन जाएगा. तो ये इसलिए एग्जिस्ट करता है कि दोनों जो है स्टेबल हो जाता है. उसका के सेल मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन उसको कंप्लीट मिल जाता है और इसलिए H2 जो है वो स्टेबल है. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें. हाउ कैन द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन बी इंक्रीज्ड. वेरी नाइस क्वेश्चन. डाइहाइड्रोजन जो है कोल गैसिफिकेशन से कैसे बढ़ाया जा सकता है. द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन in coal gasification can be increased by reacting carbon monoxide present in the syn gas with steam in the presence of iron chromate catalysis. आयरन क्रोमेट का कैटालिसिस जब कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करोगे, दोनों गैसेस स्टेट में होंगे एट 673 केल्विन, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस मिलेगा. इस तरह से हाइड्रोजन जो डाइहाइड्रोजन गैस है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं. With the removal of carbon dioxide, the reaction shift in the forward direction and thus the production of dihydrogen will be increased. तो वही चीज कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह से आप H2 गैस को इंक्रीज कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5. Describe the bulk preparation of dihydrogen by electrolytic method and what is the role of electrolyte in this process. बल्क मतलब जानते होंगे आप लोग ज्यादा मात्रा में. तो इन बल्क dihydrogen can be produced by electrolysis of acidified water using platinum as electrodes. तो आप देख लीजिए H2O का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के ऊपर में तो H2 और O2 मिलेगा और H2 जो है आपको ज्यादा मात्रा में मिलेगा. इलेक्ट्रोलाइट्स आर एडेड टू इंक्रीज द डिसोसिएशन ऑफ वाटर. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. यहाँ पे देख लीजिए पहला रिएक्शन है H2 प्लस MnO2. इस दोनों को आप गर्म करोगे तो मैंगनीज और 3H2O मिलेगा. कार्बन मोनोऑक्साइड और 2H2 को रिएक्शन करोगे और हीट करोगे तो मिथेनॉल मिलेगा. प्रोपेन और वाटर को आप रिएक्शन करोगे 1270 केल्विन पर तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और 7H2O मिलेगा. जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करोगे तो सोडियम जिंकेट जो हम लोगों ने इम्प्योर वाटर मतलब हार्डनेस ऑफ वाटर में भी इसको पढ़ा है और H2 गैस मिलेंगे. तो ये सारा H2 रिलेटेड था कि H2 को कैसे प्रिपेयर किया जाए.
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिस्कस द कंसिक्वेंसेस ऑफ हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ डाइहाइड्रोजन। दिस इज ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज एंड आल्सो द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। याद रखना प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट का एलिमेंट है, उन दोनों का अगर बॉन्ड लेंथ की बात करोगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सिर्फ और सिर्फ 74 पिकोमीटर है। तो ये 74 पिकोमीटर होने के कारण हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंथैल्पी होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोवाइड जस्टिफिकेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी, प्रिसाइज का मतलब होता है जितना चाहिए उतना, और रिच का मतलब होता है ज्यादा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स की बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड्स की कमी हो, compounds in which the central atom has incomplete octet are called electron deficient hydrides. As for example BeH2, BH3, these are the electron deficient hydrides. और अगर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की बात करूं मैं, प्रिसाइज हाइड्राइड्स की बात करूं, तो ऐसे कंपाउंड जिनका एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम और द सेंट्रल एटम कंटेन्स कंप्लीट ऑक्टेट आर कॉल्ड प्रिसाइज हाइड्राइड्स। जैसे मीथेन, सिलिकॉन हाइड्राइड, जर्मेनियम हाइड्राइड, दीज आर द प्रिसाइज हाइड्राइड्स। और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स मींस दोस कंपाउंड इन व्हिच सेंट्रल एटम हैज वन और मोर लोन पेयर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। जैसे अमोनिया, वाटर, दीस आर द इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन? इट इज एक्सपेक्टेड टू बी लिविज एसिड। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होगा तो उसका नेचर कैसा होगा केमिकल रिएक्शन में। तो आप डायरेक्टली आपको बता दिया है कि अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, राइट। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर लिविज एसिड, दे आर लाइकली टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल, दे कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्राइड और इनऑर्गेनिक एथेन जिसको B2H6 भी कहा जाता है, डाई इथाइल ईथर के प्रेजेंस में सोडियम बोरेट, सोडियम बोरोहाइड्राइड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। देख लीजिए Na+2 मतलब BH4- NaBH4 कंपाउंड का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड सोडियम बोरोहाइड्राइड्स। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। डू यू एक्सपेक्ट द कार्बन हाइड्राइड्स ऑफ टाइप CnH2n+2 टू एक्ट एज अ लिविज एसिड और बेस? जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं CnH2n+2 का मतलब हो गया अल्केन और अल्केन का मतलब हो गया प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। सो कार्बन हाइड्राइड्स of the type CnH2n+2 are electron precise hydrides because they have one atom with the exact number of electrons to form covalent bonds, but they do not behave as a Lewis acid or base since they have no tendency to accept or lose electron. अल्केन में जनरली क्या होता है आप खुद देख लीजिए, जो भी एटम होंगे चाहे कार्बन हाइड्रोजन, हर एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, हर एक हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट होगा। तो जब दोनों एग्जैक्ट नंबर में इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर वो क्यों लिविज एसिड या बेस की तरह बिहेव करेंगे, राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स? डू यू एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड्स टू बी फॉर्म्ड बाय अल्कली मेटल? Justify your answer. Very nice question. So first of all, let me tell you, those hydrides which do not have fixed compositions are called non-stoichiometric hydrides. जिसका कोई fixed composition नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? Non-stoichiometric hydrides. And the composition varies with the temperature and pressure. Remember the word. In the non-stoichiometric hydrides vary with the increase or decrease of temperature and pressure. So this type of hydrides are formed by the D block or F block. You can say generally D block elements only. They cannot be formed by alkali metals or alkaline earth metals hydrides, right? So they are generally being formed by the D block elements. And these alkali metals, because alkali metal hydrides form ionic hydrides. So this was our answer number 11. Now we are moving towards the answer number 12. Dear student, the question number 12 is, how do you expect the metallic hydrides to be useful for hydrogen storage? Explain. In metallic hydrides, hydrogen is adsorbed as a hydrogen atoms. Due to the adsorptions of hydrogen atom, the metal lattice expand and become unstable. Thus, when metallic hydride is heated, it decomposes to form hydrogen and finally divided metal. The hydrogen evolved gas can be used as a fuel.
सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि मेटेलिक हाइड्राइड्स को हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस का मतलब यूजफुल स्टोरेज है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर मेटेलिक हाइड्राइड्स है तो वहाँ पर हाइड्रोजन जो है एब्जॉर्ब नहीं एड्जॉर्ब है, राइट। और ये जैसे ही हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है तो वहाँ पर एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है, जो लैटिस स्ट्रक्चर जो एक्सपांड होते रहता है, जो क्या है अनस्टेबल है। या अनस्टेबल होने के साथ जैसे ही मेटेलिक हाइड्राइड को आप हीट करोगे तो वापस जो है मेटेलिक अलग और हाइड्रोजन गैस बाहर निकले, तो उस हाइड्रोजन को हम लोग फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मेटेलिक हाइड्राइड्स विच इज वेरी यूजफुल फॉर द हाइड्रोजन स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सीहाइड्रोजन टॉर्च function for cutting and welding purposes? Explain. When hydrogen is burnt in oxygen in the reaction is highly exothermic and it produces very high temperature nearly 4000 degrees Celsius which is used for cutting and welding purposes. यही रीज़न है कि जब हाइड्रोजन को आप जलाओगे ना तो पहले तो ये चलेगा नहीं, बहुत जलाने के लिए आपको 4000 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, और जैसे 4000 डिग्री सेल्सियस आप दोगे तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट ये बाहर निकालेगा, इसलिए इसको हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। और हाईली टेम्परेचर और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप किसी भी मेटल को कट कर सकते हो, किसी भी मेटल को जोड़ सकते हो, इसीलिए कटिंग और वेल्डिंग पर्पज में इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, अमॉन्ग NH3, H2O and He, which would you expect to have highest magnitude of hydrogen bonding and why? Very nice question dear student. हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया और वाटर के कंपेयर में किसका हाईएस्ट मैग्नीट्यूड होगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और क्यों होगा? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड इसका राइट आंसर है। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंस फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देयरफॉर HF इज मोस्ट पोलर। तो आप लोगों को पता है पोलैरिटी, अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया और वाटर को कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड का होगा, क्योंकि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन होल पीरियोडिक टेबल, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेलाइन हाइड्राइड्स आर नोन टू रिएक्ट विथ वाटर वायलेंटली प्रोड्यूसिंग फायर, कैन कार्बन डाइऑक्साइड, a well known fire extinguisher, be used in this case? Explain. No, directly answer is no. No, because if saline hydride react with water, the reaction will be highly exothermic, thus the hydrogen involved in the case, it can catch fire, and carbon dioxide cannot be used as a fire extinguisher because carbon dioxide will get absorbed in alkali metal hydroxide. तो आप सब जानते हैं saline hydrides को हम नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर इसको आप यूज करोगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ज़्यादा हाइड्रोजन गैस देगा, ज़्यादा हाइड्रोजन गैस देगा तो और ज़्यादा फायर कैच करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहाँ पर हम फायर एक्सटिंक्शन के रूप में बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वो फिर वापस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब होकर के अल्कली मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगी। अब आपको यहाँ पर कुछ रिएक्शंस है। क्वेश्चन नंबर 16, calcium hydride, beryllium hydride and titanium hydride in order of increasing electrical conductivity। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम हाइड्राइड का होगा, उससे कम टाइटेनियम हाइड्राइड, सबसे कम बेरिलियम हाइड्राइड का। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड नॉट हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर आप लोग जानते हैं, जितना साइज छोटा उतना ज़्यादा आयनिक। लिथियम हाइड्राइड सबसे कम, उससे ज़्यादा सोडियम हाइड्राइड और सबसे ज़्यादा सीजियम। मतलब छोटा जो कंपाउंड जिसका एटॉमिक साइज छोटा होगा वो टाइटली बेंड होगा, जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा वो लूजली होगा। तो जल्दी जो है सीजियम का सबसे बड़ा साइज होगा तो सीजियम जल्दी आयनाइज हो जाएगा, उससे मतलब उससे कम जो है सोडियम और सबसे कम लिथियम, क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा है। सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड एंड वाटर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सोडियम हाइड्राइड, मतलब मेटेलिक आधार पर अगर आप लोगे तो सबसे कम वाटर का होगा, उससे ज्यादा मैग्नीशियम और सबसे ज्यादा सोडियम का। तो ये था हमारा आंसर नंबर 16। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को लिखना मत भूलना और ये क्वेश्चन लर्न कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, और समटाइम इट कम्स इन द IIT and JEE। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। In water, oxygen is sp3 hybridized due to the storage of lone pair repulsion, then bond pair repulsion. The hydrogen and hydroxide bond angle
decreases from 109.5 degree to 104.5 degree, thus water molecule has a bent structure. अगर तुम देखो, सबसे पहले आप जानते होंगे कि ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, और लोन पेयर जो है मैक्सिमम रिपल्सन होता है इन कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर क्या करता है, इन दोनों को रिपेल करके, पहले तो स्ट्रेट स्ट्रक्चर था लेकिन लोन पेयर के कारण इस स्ट्रक्चर को क्या कर दिया गया, बेंड कर दिया। तो उस समय जो स्ट्रक्चर था 109.5 डिग्री था और उसको घटा करके 104.5 डिग्री हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें H2O2 का, तो ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर OH बॉन्ड जो है डिफरेंट प्लेन्स पे है। डिफरेंट प्लेन्स मतलब ये प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है। तो इसके स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, ओपन बुक स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। H2O2 इज ऑल्सो नोन एज ओपन बुक स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। ऑटो प्रोटोलाइसिस मींस सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज, वाटर को वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो H3O प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है, ड्यू टू द ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, it can act as an acid as well as an base also. Question number 19, we are moving. Question number 19, consider the reaction of water with fluorine and suggest in terms of oxidation and reduction which species are oxidized and which species are reduced. So fluorine को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो ऑक्सीजन प्लस 4H प्लस 4F माइनस। तो इस रिएक्शन में तुमको पता है यहाँ पर H 0 में था, प्लस 1 में था, इधर भी प्लस 1 में है। फ्लोरीन 0 में था, फ्लोरीन यहाँ पर देख लीजिए फ्लोरीन कितने पे है, ऑक्सीजन -2 में था तो ऑक्सीजन +2 में हो गया, तो फ्लोरीन -1 में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन देखोगे, इन दिस रिएक्शन वाटर गेट as a reducing agent, water act as a reducing agent and itself get oxidized to O2 while F2 act as an oxidizing agent and hence it reduces to form F minus। मतलब आप सीधा सीधी समझ लीजिए, फ्लोरीन 0 से -1, ऑक्सीजन -2 से 0, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन और फ्लोरीन का रिडक्शन, राइट। तो इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग इस तरह से सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। लेड सल्फाइड को अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, लेड सल्फेट प्लस वाटर। मैग्नीट को अगर हम H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, मैंगनीज प्लस वाटर प्लस 5 ऑक्सीजन, राइट। फिर उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम क्लोराइड को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कैल्शियम नाइट्राइड या कैल्शियम, ये CaN2 कैल्शियम नाइट्राइड ही कहोगे इसको, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। तो ये सारे के सारे रिएक्शन आप देख लीजिए, और पूछ रहा है कि किस तरह का रिएक्शन है ये सारे के सारे। क्लासिफाई द अबव रिएक्शन एज हाइड्रोलाइसिस, रिडॉक्स और हाइड्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, ये सबसे पहला लेड सल्फाइड वाला है, उसके बाद अल्युमिनियम क्लोराइड वाला है, और ये कैल्शियम नाइट्राइड वाला है। ये तीनों के तीनों रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहेंगे, और जो फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन है ये हमारे रिडॉक्स रिएक्शन भी है। लेड सल्फाइड और मैग्नीट वाला जो रिएक्शन है वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन फॉर्म ऑफ आइस। याद करो, मैंने इस क्वेश्चन के बारे में एक बार पूछा भी था तुम लोगों का, आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जनरली तुम लोगों ने बताया भी था सर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन आइस, राइट। तो यहाँ पर देख लो मेरे प्यारे बच्चों, आइस में कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉन्ड मीटर बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ कितना होगा, कितने वैकेंट स्पेस है, इस चीज को आप ध्यान से अपने नोटबुक में इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेना। यह आइस का स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर, आइस क्रिस्टलाइन इज इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल हेक्सागोनल फॉर्म, however at very low temperature it condenses in cubic form. In the normal hexagonal ice, each oxygen and atom is tetrahedrally surrounded by 4 other hydrogen atoms. मैंने बताया भी था तुम लोगों को कि अगर जनरल H2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उसमें कोई पूछेगा तुमको कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, तो यहाँ पे देख लो तुम्हारे इसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से समझ लेना, बढ़िया से लिख लेना नोटबुक में,
कोई डाउट हो तो बताना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे तुम्हारे वाटर फॉर्म में, हेक्सागोनल फॉर्म। What causes the temporary and permanent hardness of water? Temporary hardness of water is due to the presence of bicarbonates of calcium and magnesium in water, and permanent hardness is in water is due to the presence of soluble chlorides and sulfate of calcium and magnesium in water. तो हमें जनरली याद रखना है टेम्पररी हार्डनेस किस कारण से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण। परमानेंट हार्डनेस किस कारण से होता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो मैग्नीशियम और क्लोरीन के क्लोराइड्स और सल्फेट्स के कारण, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है डिस्कस द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर बाय सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रीजन्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटर का जो सबसे प्रमुख मेथड है कैटायन एक्सचेंज रीजन्स हैव लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद SO3H group which are insoluble in water. Ion exchange resin RSO3H is changed to RNA2. On the treatment with sodium chloride, the resin exchange sodium plus ion with calcium 2 plus and magnesium 2 plus ion present in the hard water and it make it soft. तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो देख रहे हो तुम लोग 2RNA plus M2 gives R2M plus Na, मतलब यही है तुम्हारा M जो है वही मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होंगे जो इन द टर्म्स ऑफ आयन के रूप में दिया हुआ है, where M is equal to magnesium calcium. The resins can be regenerated by adding aqueous sodium chloride solution. तो ये था तुम्हारा आंसर नंबर 23। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है राइट केमिकल रिएक्शन टू शो द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ये तो मैंने अभी जस्ट बताया भी था तुम लोगों को कि अगर वाटर को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन और Hs माइनस। तो यहाँ पर Hs माइनस जो है तुम्हारा बेस का काम कर रहा है और वाटर को अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो यह अमोनियम आयन प्लस OH, यहाँ पर अमोनियम जो है तुम्हें एसिड का काम कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देख लेना वाटर एसिड का भी काम कर रहा है और बेस का भी काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर वाटर का कैसा नेचर है, एम्फोटेरिक। क्वेश्चन नंबर 25 write chemical reactions to justify that hydrogen peroxide can function as an oxidizing as well as reducing agent। प्यारे बच्चों इस वर्ड पर ध्यान देना, H2O2 दोनों फंक्शन की तरह काम करते हैं, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। उसके लिए रिएक्शन मैंने एक दिखा दिया है। अगर हम Fe2 प्लस और 2H प्लस को H2O2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो Fe2 प्लस प्लस H2O हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है और नीचे में देखोगे I2 को अगर H2O2 और 2OH माइनस के साथ रिएक्शन करोगे तो ये 2I माइनस प्लस 2H2O प्लस O2, यहाँ पर H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो H2O2 कैन एक्ट एज बोथ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा what is meant by demineralized water and how can it be obtained। demineralized का मतलब क्या होता है बच्चों, जो मिनरल नहीं है, राइट। demineralized water is in the form free from all the soluble mineral salt which is obtained by passing water successively through a cation exchange in the form of H plus ion and an anion exchange in the form of OH minus ion resins। so 2RH plus M2 plus chemical equilibrium Mr2 plus 2H plus। यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस एक्सचेंज होगा सोडियम प्लस कैल्शियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस में एंड अदर कैटायन प्रेजेंट इन द वाटर। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ प्रोटॉन व्हिच मेक्स द वाटर एसिडिक एंड OH माइनस एक्सचेंज फ्रॉम द एनायंस लाइक Cl माइनस HCO3 माइनस और SO4 माइनस, इनके साथ एक्सचेंज करके OH माइनस thus liberated neutralize the H plus ion to free from the cation exchange process। तो H plus ion और OH माइनस मिलकर के H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है इज demineralized or distilled water useful for drinking purposes, if not how it can be made useful। एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन ऊपर वाला था कि demineralized water क्या होता है। तो demineralized जिसमें मिनरल नहीं होगा और यहाँ पर demineralized और डिस्टिल्ड वाटर क्या पीने लायक होता है, अगर नहीं तो फिर वो यूजफुल कैसे है, ये क्वेश्चन। नो,
demineralized water is not fit for drinking purpose because it can be made useful by adding required amount of ions which is useful for our body. हमारे शरीर में जितने आयंस चाहिए उतने आयंस तो पानी में प्रेजेंट रहेगा, तभी ही कोई पानी पीने लायक होता है और वो हमारा बेनिफिशियल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर तुम देख लो 100% जो है ये न्यूट्रल है, तो डेफिनेटली ये हमारे पीने के लायक यूजफुल नहीं है। हाँ, अगर इसको यूजफुल बनाना चाहते हैं तो इसमें सॉल्ट हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम कुछ सॉल्ट ऐड करेंगे तो आयंस में कन्वर्ट होकर के फिर वो हमारे पीने के लिए अच्छा रहेगा। डिस्क्राइब द यूजफुलनेस ऑफ वाटर इन बायोस्फीयर एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बायोलॉजिकल सिस्टम में हमारे कैसे पानी का जो प्रेजेंटेशन है, परसेंटेज है, किस तरह से एग्जिस्ट करता है। मेजर पार्ट ऑफ ऑल द लिविंग सिस्टम इज मेड अप ऑफ वाटर. It constitutes about 65 to 70% of body weight of animals and plants. Some properties water like high specific heat thermal conductivity surface tension, high polarity allow water to play as a major role in biosphere. Because of the high heat of vaporization, it is responsible to regulate temperature of living beings. It is an excellent fluid for the transportation of minerals and nutrition in plant. It is also required for photosynthesis in plant. तो ये था हमारा आंसर नंबर 28. 29 की तरफ बढ़ेंगे. What properties of water make it useful as a solvent? What type of compound can it be dissolved as a hydrolysis? तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों को याद रखना है यहाँ पर वाटर किस तरह से सॉल्वेंट के रूप में यूज है और कौन सा कंपाउंड डिसॉल्व होगा, कौन सा कंपाउंड हाइड्रोलाइज होगा। तो इसका आंसर है वाटर इज हाईली पोलर इन नेचर, दैट्स व्हाई it has a high dielectric constant and high dipole moment. Because of the properties, water is a universal solvent. क्यों universal solvent है? क्योंकि इसके पास high dielectric constant है. High dielectric constant क्यों है? क्योंकि ये polar है, right? जिस कारण से water को universal solvent कहा जाता है। और it can hydrolyze many oxides, metallic और non-metallic hydrides, carbides, nitrides. और वाटर के पास एक प्रॉपर्टी है हाइड्रोक्साइड बनाने की, हाइड्रोलाइज करने की। किसी भी मेटेलिक या नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स या कार्बाइड्स या नाइट्राइड्स दे दो, वो सबको हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 30, नोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ H2O एंड D2O, डू यू थिंक D2O कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस? बिल्कुल नहीं। D2O मतलब हार्ड वाटर। नो, D2O इज इंजूरियस टू ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। D2O कभी नहीं पीना चाहिए, बहुत ही हार्ड वाटर। What is the difference between the term hydrolysis and hydration? Very nice question. Hydrolysis is a chemical reaction in which a substance reacts with water under the neutral, acidic or alkaline condition. And hydration, on the other hand, is the property of a chemical compound to take up the molecules of water of crystallization and get hydrides. तो यहाँ पे देख रहे हो दोनों रिएक्शन दिया हुआ है, हाइड्रोलाइसिस का भी और हाइड्रेशन का भी। हाइड्रोलाइसिस में सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोलाइसिस करके बेस बना है, राइट। और यहाँ पर कॉपर सल्फेट को हाइड्रेशन करके कॉपर सल्फेट को हाइड्रेशन करके तुम देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट ही होगा कॉपर सल्फेट का। उसमें जो है हाइड्रेशन का मतलब हो गया उसके अंदर में वाटर मॉलिक्यूल सिचुएटेड है, वो एक कंपाउंड है, राइट। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 क्वेश्चन नंबर है हमारा, हाउ कैन सलाइन हाइड्राइड्स रिमूव ट्रेसेस ऑफ वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? वेरी नाइस क्वेश्चन। सलाइन हाइड्राइड रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म द corresponding metallic hydrides and the liberation of hydrogen gases. Thus the hydrides can be used to remove traces of water in the form of organic compounds. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों सोडियम हाइड्राइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन किया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, कैल्शियम हाइड्राइड को जब H2O के साथ रिएक्शन किया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सलाइन हाइड्राइड्स में ये यूजफुल है। इट इज दिस हाइड्राइड्स रिमूव ट्रेसेस टू फॉर्म वाटर फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द नेचर ऑफ हाइड्राइड्स इफ फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर? अब देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे दिया है, उसके हाइड्राइड्स के नेचर कैसे होंगे? कंपेयर द बिहेवियर टुवर्ड्स द वाटर। 15 एटॉमिक नंबर किसका है? फास्फोरस। 19 पोटाशियम, 23 वेनेडियम एंड 44 कोई बताएगा? एटॉमिक नंबर 44 रुथेनियम का होता है। तो इन सब का हाइड्राइड्स बनाओ। पहले फास्फोरस का तो PH3 हो जाएगा, फॉस्फी, राइट। तो PH3 जो है कोवेलेंट नेचर में होगा, राइट। फिर पोटाशियम हाइड्राइड या आयनिक हो जाएगा।
23 स्कैंडियम टाइटेनियम। वेनेडियम हाइड्राइड जो है ये भी तुम्हारा कैसा हो जाएगा, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हो जाएगा। और लास्ट जो 44 वाला रुथेनियम, ये तो डेफिनेटली इसके हाइड्राइड्स इंटरस्टिशियल और मेटालिक होंगे। तो तुमने देखा कि सारे हाइड्राइड्स किस तरह से इनके कन्वर्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 34, डू यू एक्सपेक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन सॉल्यूशन when aluminum chloride and potassium chlorides treated separately with the normal water and acidified water and alkaline water, write equations wherever necessary। तो ये रहा तुम्हारा आंसर नंबर 34। नॉर्मल वाटर में अल्युमिनियम क्लोराइड को रिएक्शन करोगे तो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, KCl will dissolve in water and ions will get hydrated। KCl will be unaffected in acidified water while the acidic water H plus ion reacts with AlOH3 minus to form Al3 plus and H2O. Thus in acidic water AlCl3 exists as Al3 plus and Cl minus, aluminum trichloride, aluminum 3 plus plus 3Cl minus। और alkaline water, since the aqueous solution of KCl is neutralized, therefore it is unaffected। Aluminum hydroxide reacts to form soluble tetrahydroxoaluminate complex of metal aluminate। अब यहाँ पर अल्युमिनियम क्लोराइड को जब अल्कलाइन वाटर के साथ रिएक्शन किया गया, अल्युमिनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड प्लस 3Cl माइनस और OH माइनस, जिसमें AlO2 माइनस 2H2O प्लस 3Cl। तो ये था हमारा आंसर नंबर 34। अब 35 and 36 टू क्वेश्चंस आर लेफ्ट। मेरे प्यारे बच्चों 36 तक हमें देखना है। देयर आर टोटल 36 क्वेश्चंस ओनली इन NCERT, राइट। तो चलिए सबसे पहले 35 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। हाउ डज H2O2 बिहेव एज अ ब्लीचिंग पाउडर। वेरी नाइस क्वेश्चन। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ H2O2 इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कलरिंग मैटर बाय नेसेंट ऑक्सीजन। H2O2 को H2O प्लस O में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन O हो गया। 36, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजनेशन, सिनगैस एंड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, फ्यूल सेल। तो हर एक का तुमको डिफिनेशन लिख देना। हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब हो गया द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी, it is the storage and transportations of energy in the form of liquid or gaseous dihydrogen। hydrogenation हो गया। hydrogenation means addition of hydrogen across the double and triple bonds in presence of catalyst to form saturated compounds। vegetable oil plus H2 in the presence of nickel at 437 Kelvin gives vegetable ghee। syngas, the mixture of carbon monoxide and hydrogen are called synthetic or syngases। it can be produced by the reaction of steam on hydrocarbon or coke at high temperature in the presence of nickel catalyst। तो ये रिएक्शन सारे तुम लोगों को देख लेना है। CH4 plus H2O in the presence of nickel at 70 Kelvin, carbon monoxide plus 3H2। The process of producing syngas from coal is called coal gasification। Carbon plus water, carbon monoxide plus H2। Carbon monoxide plus H2 is also known as क्या कहा जाता है इसको, वाटर गैस कहा जाता है बच्चों। ये वाटर गैस रिएक्शन याद रख लेना। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन द syngas it can be increased by the carbon monoxide of syngas mixture with the steam in the presence of iron chromate as catalyst। This is called water gas shifting reaction। मतलब कार्बन प्लस H2O gives कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। तो कार्बन को ये शिफ्टिंग रिएक्शन कहेंगे। और लास्ट फ्यूल सेल, इट इज अ सेल व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों ये था हमारा आज का NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन। आशा करता हूँ सब लोगों को अच्छा लगा होगा, सब लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर सब लोगों ने समझ लिया है तो इस पूरे एक्सरसाइज सॉल्यूशन को आप लोगों को अपने नोटबुक में 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए और खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप लोग 2 बार 3 बार वीडियो को देखोगे तो लगभग आप लोगों को ये पूरा एक्सरसाइज लर्न हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों को नहीं आएगा। तो सबसे पहले 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, समझ में आ जाए, उसके बाद नोटबुक में आंसर्स को लिख लो। That's all for today। Thank you very much। Don't forget to subscribe the channel and share with your friends। Thank you very much। Bye bye, take care।